पाठशाला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि अब आप जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव के बाद अब अगला बड़ा चुनाव बिहार में होने जा रहा है इस साल के अंत में। ऐसे में इस शो का एक सेंटेंस में अगर मैं आपको समरी दूं, जो मुझे लगता है, डी फॉर दलित्स, डी फॉर डिसाइसिव। हम पहले बात करेंगे कि बिहार का जो जातिगत बनावट है वो क्या है। उसके बाद हम थोड़ा रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे 2020 के 2024 के। हमारे पास फ्रेश डेटा है और बहुत डिसएग्रीगेटेड डेटा है, क्योंकि बिहार ने अपना एक कास्ट सर्वे कराया था 2022-23 में। अभी जब हम 2020 का मार्जिन देखेंगे तो आपको लगेगा, एक फ्रेज है अंग्रेजी में, द स्किन ऑफ द टीथ। मतलब मेरे दांत की चमड़ी, जो कि होती ही नहीं, उतना भर गैप था पिछली बार दोनों अलायंसेस के बीच में। मुझे लगता है कि इस चुनाव में संविधान लाना इज नॉट वेरी रेलेवेंट। आपने दलितों के साथ खड़े होकर, ईबी से खड़े होकर आपने संविधान की बात की लोकसभा में, वो एक रेलेवेंट इशू था। आज रेलेवेंट इशू स्टेट इलेक्शन में संविधान नहीं है। ये दोनों तरफ से जो कश्मकश चल रही है, और इसमें एक एक्स फैक्टर प्रशांत किशोर। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। मेरे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड जिसका नाम है द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि अब आप जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव के बाद अब अगला बड़ा चुनाव बिहार में होने जा रहा है इस साल के अंत में। और एकदम से बिहार में, जहां पर महादलित, अति पिछड़ा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, ये सब खेल में और चर्चा में हमेशा रहे हैं, इस बार बहुत ही ध्यान से अगर आप देखें तो शेड्यूल्ड कास्ट और इसकी भूमिका बिहार चुनाव में धीरे धीरे बनते हुए दिखाई दे रही है। एससी वोट और वोटर को रिझाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर के एक विवाद भी हुआ जब लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर कोई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक फोटो लाया, और लालू प्रसाद यादव ने अपने पैर एक कुर्सी पर रखे थे और इस कार्यकर्ता ने या प्रशंसक ने वो तस्वीर ला करके उस चेयर से सटा दी जिस पर संभवतः लालू प्रसाद यादव के पैर थे, और उसको लेकर के एक अच्छा खासा बवाल हुआ। इन सब चीजों को देखते हुए, और इसके अलावा आप जानते हैं अलग अलग लोग अपने जो अध्यक्ष हैं उनको दलित समुदाय से रख रहे हैं, और ये सारी चीजें पोजिशनिंग की दुनिया में बहुत मायने रखती हैं। तो एससी वोट बिहार के चुनाव में इस वक्त, जब कास्ट सेंसस की भी बात हो रही है और बाकी और सब चीजें हो रही हैं, क्या भूमिका निभाएगा, इतना फोकस क्यों है बिहार इलेक्शंस 2025 में, आइए उस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर बत्रा, मैं चाहूंगा आप एक आउटलुक दे दें, ये बता दें कि आज इस पूरे एपिसोड में हम इस पहलू के कौन कौन से सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। संकेत, जैसा कि आपने कहा, भूमिका आपने जो बांधी है, मुझे लगता है इससे अच्छी भूमिका नहीं बन सकती थी कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, प्लस जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं बिहार में, चाहे वो जन स्वराज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, दलित्स पर बहुत फोकस है, राहुल गांधी की विजिट हो, प्राइम मिनिस्टर का अटैक हो लालू यादव जी पर। अब ऐसे में इस शो का एक सेंटेंस में अगर मैं आपको समरी दूं, जो मुझे लगता है, डी फॉर दलित्स, डी फॉर डिसाइसिव। बिहार के संदर्भ में 2025 का जो चुनाव है, और आउटलाइन ये है कि हम पहले बात करेंगे कि बिहार का जो जातिगत बनावट है वो क्या है। उसके बाद हम थोड़ा रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे 2025 के 2020 के 2024 के, और फिर हम आगे ये बताएंगे कि कैसे जो दलित वोट है वो एक फ्लोटिंग वोट है, जिसके इस समय क्लेमेंट्स दोनों तरफ हैं, एनडीए में भी हैं और इंडिया अलायंस में भी है। तो ये चर्चा का फ्लो रहेगा, और बाकी आपके कुछ सवाल होंगे, उनके हम जवाब देंगे। ऐसी नादानी मैं कैसे कर सकता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार चुनाव और दलित वोट बैंक पर फोकस, ये किस तरीके से हो रहा है, कुछ हेडलाइंस के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए संकेत, ये शुरू हो गया था कुछ महीने पहले, जब देखिए सबसे पहले, और किसी सीक्वेंस में नहीं जा रहा, बट एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है ना, कि ये जो अभी आपने जो जिक्र किया कि लालू यादव जी के जन्मदिन पर
अंबेडकर जी की जो फोटो थी उसका ऐसा कहा जा रहा है कि तिरस्कार हुआ, तो उसका एक मुद्दा बना, प्राइम मिनिस्टर ने अटैक किया। इसके पीछे की भूमिका और लोकसभा तक जाती है, जब कास्ट के आधार पर बीजेपी कहीं ना कहीं मात खा गई बिहार और यूपी जैसे राज्यों में, और इंडिया अलायंस ने अच्छा गेन किया। कांग्रेस तक ने सीटें निकाली बिहार में, सासाराम जैसी रिजर्व सीट निकाली। फिर राहुल गांधी जाते हैं दशरथ मांझी के घर, जो माउंटेन मैन जिन पर मूवी भी बनी थी, तो वो भी उस समाज से आते हैं। फिर आप देखिए कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ है वो एक दलित को बनाया जाता है, प्रशांत किशोर, जो कहते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, हालांकि वो एक बहुत एजुकेटेड व्यक्ति को अपना पीसीसी अपना स्टेट प्रेसिडेंट बनाते हैं, लेकिन वो भी इसी समाज से आते हैं। अभी पीछे एक बर्बर इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ, तो तेजस्वी यादव उस पर ट्वीट करते हैं। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है कि एक कोशिश है दलित वोट को अपनी तरफ लाने की, रिझाने की, और इसके कारण अभी हम अगले कुछ स्लाइड में समझेंगे। तो आइए समझते हैं क्या है कारण, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे संकेत एक बेसिक फाउंडेशन से, कि बिहार का जो बनावट है, बिहार की जो जातिगत बनावट है वो क्या है। और इसके सबसे अच्छी बात यह है हमारे पास फ्रेश डेटा है और बहुत डिसएग्रीगेटेड डेटा है, क्योंकि बिहार ने अपना एक कास्ट सर्वे कराया था 2022-23 में। तो उसके आधार पर अगर आप देखें तो अपर कास्ट हिंदू मुस्लिम मिला के तकरीबन 15%, यादव भी तकरीबन 14-15% बनते हैं, नॉन यादव ओबीसी ईबीसी बनते हैं तकरीबन 49%। तो ये हो गया आपकी आबादी का तकरीबन 78%। अब जो बाकी बचता है ना वो SC ST समाज है, और उस SC ST समाज में भी पासवान रविदास 5-5% है, मुसहर तकरीबन 3% है, और जो बाकी 9-10% है वो अन्य छोटी छोटी जातियां हैं। ये जो पीले बार्स हैं, पासवान दलित, रविदास दलित, मुसहर दलित, अदर दलित, ये मुझे लगता है अगले चुनाव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, ये डिटरमिन करने में कि सरकार किसकी बनेगी। और इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि कारण ये है कि अनलाइक यूपी, बिहार में दलित्स का कोई एक चैंपियन नहीं रहा है अभी तक। आप देखिए कि नीतीश कुमार जी ने रिसेंटली कल्टीवेट किया अपना महादलित कॉम्बिनेशन, रिसेंटली मतलब 2005 के बाद से मैं बोल रहा हूं। पासवान के लीडर रहे हैं चिराग पासवान, और उनके पिता पहले रामविलास पासवान। मुसहर कम्युनिटी जिसका 3% वोट है, जिसका जैसे मैंने जिक्र किया, तो जितन राम मांझी अब उसके क्लेमेंट है, क्योंकि वो उनकी अपनी एक पार्टी है। और अगर हम पहले भी जाएं पीछे मंडल पॉलिटिक्स के टाइम पर, तो जो दलित और ओबीसी आंदोलन कहीं जुड़ गया था, वो एक बार जब सत्ता में आते हैं लालू यादव, तो देखिए जमीन पर क्या होता है संकेत, ये समझना पड़ेगा लोगों को कि जनरल कास्ट, ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट, जमीन पर आप जब जाते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी में काफी फ्रिक्शन रहता है, खासकर जो लैंडेड ओबीसी होते हैं। तो इसलिए जो यादव कम्युनिटी है, चाहे वो यूपी में हो चाहे वो बिहार में हो, उनको बहुत समय लगता है ये कन्विंस करने में दलित को कि आप हमें वोट दीजिए, क्योंकि वही दलित कहेंगे कि तुम अदरवाइज तो हमको अच्छे से डील नहीं करते, अब तुमको हमारा वोट चाहिए। अच्छा, ओबीसी का जो लैंडेड ओबीसी है, ऊपर की तरफ उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो अपर कास्ट से होती है, वो आरक्षण की लड़ाई होती है। राजस्थान में देखिए आप, जाट और राजपूत की एक कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बट हाँ, ये बिहार का कास्ट का बनावट है। तो ये जो 20-22% फ्लोटिंग वोट है, जिसको मैं फ्लोटिंग वोट कह रहा हूं, मुझे लगता है ये बहुत डिसाइसिव रहने वाला है। मैं यहाँ पर आपको इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं 20-22% फ्लोटिंग वोट, लेकिन इस फ्लोटिंग वोट में ये सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मुसहर दलित, रविदास दलित, पासवान दलित और अदर दलित्स और एसटीज, ये आप टोटल कंबाइन करके बता रहे हैं। करेक्ट। एसटी में हटा देता हूं एक बार के लिए, क्योंकि वो तो शेड्यूल्ड एसटी बहुत कम है, वो 1-1.5% है संकेत। हाँ, वैसे भी वो इसी बराबर ही है। लेट्स डिस्काउंट इट। अगर हम सिर्फ अदर दलित, मुसहर, रविदास और पासवान, आप इसको जोड़ करके एक फ्लोटिंग वोट बता रहे हैं अबाउट 20-22%। मेरा ये कहना है कि ये जो आपने जोड़ दिया है, बिहार की राजनीति अपने कास्ट सेंसस होने से कहीं पहले इसको विच्छेद करके, इसको डिवाइड करके और उस तरीके से अपने राजनीतिक वर्चस्व बना रही है। जैसे कि आपने मुझे बताया, पासवान दलित, आप जानते हैं उनके चैंपियन कौन है,
रविदास दलित के रामविलास, चैंपियन कौन है, मुसहर करेक्ट। दलित के चैंपियन कौन है। तो जब ये चैंपियंस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तो फिर ये कंस्टिट्यूएंसीज के नए क्लेमेंट्स कैसे हैं, वो तो ऑलरेडी है ना एग्जिस्टिंग। तो फिर ये लड़ाई 20% की नहीं हुई या 21% की नहीं हुई, कम हो गई। मैं इस बात से सहमत हूं, मैं यही कहने वाला था कि अगर हम पासवान दलित को हटा भी देते, कि पासवान अगर चिराग पासवान के पीछे एकदम खड़े हुए हैं वो 5%, मुझे लगता है कि ये जो बाकी वोट है वो फिर भी फ्लोटिंग है। मैं इनफैक्ट यू प्रीएम्प्टेड जो मैं कहने वाला था, आई थिंक ये जो पासवान दलित है 5%, इसको अगर हम मान लेते कि एलजेपी के साथ खड़ा है, हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी नजरें टिकी हैं पशुपति पारस पर। अगर पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के भाई हैं, अगर वो इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो इस वोट में भी बिखराव हो सकता है। कितना ये नहीं कह सकते, हो सकता है। रविदास दलित जो हैं वो कभी कांग्रेस के साथ हुआ करते थे और उन्होंने दिखाया है लोकसभा में कि वो वापस कांग्रेस के पास आए हैं, लेकिन यहां टूट हो सकती है। मुसहर दलित, देखिए जितिन राम मांझी अपने इलाके में तो लीडर हैं जो साउथ बिहार का, लेकिन क्या वो हर जगह के लीडर हैं, इस पर अभी लगता है अभी तो जूरी इज आउट। और अदर दलित और एसटी क्योंकि वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं है, इस वजह से वो वैसे ही क्लब्ड है, तो वो मुझे लगता है फ्लोटिंग वोटर है। तो मुझे लगता है कि देयर इज इनफ रीजन फॉर मी टू से कि ये 20% नहीं तो मान लीजिए 20 नहीं तो 17% तो वोट फ्लोटिंग वोटर है। और अभी जब हम 2020 का मार्जिन देखेंगे तो आपको लगेगा, एक फ्रेज है अंग्रेजी में, द स्किन ऑफ द टीथ, मतलब मेरे दांत की चमड़ी, जो कि होती ही नहीं, उतना भर गैप था पिछली बार दोनों अलायंसेस के बीच में। आइए तो उसके बारे में चर्चा करें। 20% का एक फ्लोटिंग चंक, आप सोचिए कैसे लोग टकटकी लगाए बैठे होंगे कि बस ये आ जाए हमारे पास। और ये जबकि वो देखिए वो 20% है। एक बार पीछे जाते हैं, इसके पीछे वाले आप स्लाइड में जाइए, तो उसमें जब आप कास्ट कॉम्पोजिशन बिहार का देखेंगे तो आप ये देखिए, ये जो नॉन यादव ओबीसी और ईबीसी, ये आप देख रहे हैं लाइन कितनी लंबी है। तो एक आम धारणा ये होगी कि सारी राजनीति इसी पर टिकी होनी चाहिए, इसी पर, और है भी। आप जानते हैं, मतलब नीतीश कुमार का जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, महादलित जिसे कहा जाता है, उन पर अति पिछड़ा और महादलित, एग्जैक्टली अति पिछड़ा और महादलित पर टिका हुआ है। तो ये आपको एक आम धारणा ये जाती है कि ये होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें बिहार में जुगत लगती होगी। लेकिन वो जो छोटा 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 करके है, वो क्योंकि फ्लोट करता रहता है इधर से उधर, इस वजह से उस पर निगाह टिकी है, क्योंकि वो 19 को 21 करने में किसी के लिए भी, करेक्ट, 19-20 का जब फर्क होता है तो उसमें 19 को 21 कर देने में ये वोट बैंक काम आएगा। सॉरी, अब मैप पर जाते हैं और डॉक्टर बत्रा, यू मे कंटिन्यू। जी, ये संकेत एक बात और पीछे जाएंगे, अगर ये जो ओबीसी ईबीसी है इसमें हिंदू मुस्लिम मिक्स है, जैसे कि अपर कास्ट में हिंदू मुस्लिम मिक्स है, वैसे ही ओबीसी ईबीसी में हिंदू मुस्लिम मिक्स है। कहने मैंने क्यों ये जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि जो भी आपने क्योंकि बात छेड़ दी कि अपर कास्ट, यादव, मुस्लिम, ईबीसी, इनका तकरीबन हमें पता है क्या स्टैंडिंग है, तकरीबन हमें पता है कौन किसके साथ है, और अभी हम आगे बताएंगे भी इसको। लेकिन जो दलित वोटर है ना, वहां पे कंफ्यूजन, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो जो मैंने आपको बताया कि स्किन ऑफ द टीथ, कि एक अलायंस लाता है 37.3%, एक अलायंस लाता है 37.2%, और 15 सीटों से वो पहला अलायंस आगे निकल जाता है। और बीजेपी उस समय लाई थी 5.6%। तो अब आप देखिए इतना कम मार्जिन था, तो ऐसे में तो देखिए इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, आप जरा वो एकदम बेसिक जिस चीज पर चाहते हैं कि मैं और व्यूअर कंसंट्रेट करें वो बताइए। जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, जो रंगों में हाईलाइट किए हुए हैं मैंने, जैसे एनडीए का जो एक आंकड़ा है 125/243 और वोट शेयर है 37.3%। हाँ, एमजीबी महागठबंधन 110/243 और वोट शेयर है 37.2%। मतलब एनडीए और एमजीबी का गैप था केवल 0.1 परसेंटेज पॉइंट। उसके बाद एलजेपी और अन्य। एक सेकंड, यहाँ पर ये जरूर बताना पड़ेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी उस समय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, उन्होंने जिस तरीके का रुख अख्तियार किया हुआ था, आज की डेट में वो एनडीए के साथ ही हैं। और अगर ये जुड़ जाता
एनडीए के खाते में, तो आप देख सकते हैं कि एनडीए एकदम से कितनी तगड़ी लीड ले लेता महागठबंधन के मुकाबले। तो वो एक विचित्र सी स्थिति थी जहां पर उन्होंने जेडीयू के विरुद्ध हर जगह जाकर के सीटें लड़ी। तो वो आप 5.7% वो देख रहे हैं। करेक्ट। और उन्होंने काफी सीटें लड़ी और डैमेज किया जेडीयू को। और जैसा कि आपने कहा, अलाइनमेंट्स बदले हैं इस बार। एलजेपी एनडीए के साथ है, वीआईपी अब इंडिया गठबंधन के साथ है। प्रशांत किशोर नहीं एग्जिस्ट करते थे तब। ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार काफी ठीक ठाक वोट शेयर खींचकर एमजीबी को डेंट किया था। उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी इस बार, ये हम नहीं जानते। तो कई चीजें बदली हैं। और अगर हम अगले उस पर आते हैं रिजल्ट के सेट्स पर, जो 2025 का हमारा आंकड़ा है, जहां हमने सेगमेंट्स मैप किए हैं, तो यहां आपको लगेगा कि देखिए एनडीए तो बहुत आगे है, 47% और एमजीबी केवल 39%, और अन्य के खाते में ये तकरीबन 14.25%। अब आप फर्क देखिए संकेत कि एमजीबी में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट, ये मिला के 39% बन रहा है। ये एक नेशनल इलेक्शन है और गैप है एनडीए का 8 परसेंटेज पॉइंट। और एनडीए ने इस बार लोकसभा में जीते या लीड लिया 174 सेगमेंट्स में। ये जो आप देख रहे हैं, जो गुलाबी पट्टी है या जो कलरफुल पट्टी है एनडीए की, 243 में 174 में लीड। महागठबंधन की 243 में 62 में लीड। तो आपको लगेगा ये तो कोई मैच ही नहीं है, लेकिन इसमें दो बातें हैं। पहली बात, ये एक नेशनल इलेक्शन था जहां बीजेपी एनडीए के पास एडवांटेज था कि वो एक नेशनल इलेक्शन में जा रहे थे एक ऐसे राज्य में जहां मोदी जी की रेटिंग अभी भी ठीक ठाक है, अच्छी बनी हुई है। दूसरा, 2019 के बनस्पत ये महागठबंधन के लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट था। इसको इंडिया अलायंस भी लिख सकते हैं, मैंने अभी एमजीबी ही लिखा है, इसको इंडिया अलायंस लिख देंगे। नहीं, क्योंकि करेक्ट, ये बहुत अच्छा रिजल्ट था क्योंकि पिछली बार 19 में उनकी लीड्स मेरे ख्याल 20 या 25 से भी कम थी 243 में से। तो उनके अनुसार तो उन्होंने अपना कन्वर्जन बहुत बेहतरीन किया है। मतलब दे हैव परफॉर्म्ड 100% बेटर और 150% बेटर और 200% बेटर। बट फिर भी क्योंकि स्टार्टिंग गैप इतना था कि देखिए लोकसभा 19 में एनडीए ने ली 39 सीटें 40 में से और ऑपोजिशन को मिली 1 सीट। इस आंकड़ा हो गया 32 और 8। तो ये ग्रोथ है ऑपोजिशन के लिए। लेकिन अब सवाल ये है, अगर ये गैप विधानसभा में इतना ही रहता है तब तो स्वीप है एनडीए के लिए। लेकिन अगर ये गैप नैरो हो जाता है, क्योंकि अब एक स्टेट इलेक्शन है, यहां तेजस्वी यादव बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, लोकसभा में राहुल गांधी वाज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर ये गैप श्रिंक हो जाता है या ये बाजी पलट जाती है तो गेम बदल जाएगी। और वहीं पर फिर से आता है वो जो 20% का आंकड़ा मैं दे रहा हूं आपको, दलित वोट। बिल्कुल, ये सिग्निफिकेंट है कि वो दलित वोट किस तरीके से इस मैट्रिक्स में प्ले करेगा। अभी तो ऑब्वियसली वो डिवाइडेड है और बहुत क्लियरली एक लीड एनडीए के पक्ष में लेते हुए दिख रही है। आप देखिए जैसे एलजेपी आई एनडीए के खेमे में, आपको वो एकदम से डिफरेंस दिख गया वोट शेयर में। मैं चाहूंगा अब आप आगे बताएं जो फाइट फॉर द दलित वोट है वो कैसे इंपैक्ट कर सकता है आगामी चुनाव 2025 में। मुझे लगता है अब हम अपने शो के सेंटर पीस पर आ गए हैं, जहां पे मैं 2 ऐसे डेटा पॉइंट्स दूंगा जहां से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि दलित, डी फॉर दलित, डी फॉर डिसाइसिव। तो पहले देखते हैं कि 2020 में अलग अलग जो जाति ग्रुप्स हैं बिहार में, उन्होंने कैसे वोट किया था। संकेत, अपर कास्ट में आप देखेंगे जो लाल में हाईलाइट किया है मैंने, एनडीए के पास एक कंफर्टेबल लीड है, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो या अन्य अगड़ी जातियां हो। कहीं 52%, कहीं 51%, और महागठबंधन कहीं है ही नहीं, 15%, 19%, 9%। तो जो ये 2020 का आंकड़े हैं, तो एनडीए अपर कास्ट में डोमिनेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये मुझे लगता है ये बहुत इंट्यूटिव बात है, ये सब समझते भी हैं। वैसे ही जैसे ये सब जानते हैं कि यादवों में महागठबंधन बिकॉज ऑफ आरजेडी लीड में है। और यहां पे गैप देखिए, महागठबंधन 83% यादव वोट ले रहा है और एनडीए केवल 5%। करेक्ट। अब हम आते हैं नॉन यादव ओबीसी। इसमें कुर्मी, कोयरी जुड़ते हैं और अदर ओबीसी ईबीसी जुड़ते हैं।
कुर्मी नीतीश कुमार जी इस समाज से आते हैं, तो यहाँ पे 81% एनडीए। हालांकि कुर्मी समाज अपने आप में कोई बहुत बड़ा नहीं है, 2-3-4% पॉपुलेशन रहती है इनकी। मैं बस यहाँ पर डॉक्टर बत्रा, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, प्लीज। एक बार अगर हम उस ग्राफ पर चले जाएं जो ये बताता है कि जाति का डिवीजन बिहार में कितना है, जो हम लोगों ने वो लंबी लंबी लाइंस दिखाई थी थोड़े टाइम पहले, मैं चाहूंगा कि हम वो दिखा दें। हाँ, अब आप देखिए इस ग्राफ को, अभी जो ग्राफ डॉक्टर बत्रा दिखा रहे हैं उसके साथ कंपेयर कीजिए। ये ग्राफ आपको बताता है वेटेज। वेटेज का मतलब ये हुआ कि कौन से जाति के ग्रुप की कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो ये जो नॉन यादव ओबीसी और ईबीसी है, आप इसका जो एरो देख रहे हैं लगभग 50%, यानी कि 50% आबादी बिहार की नॉन यादव ओबीसी और ईबीसी है, और उनकी पहली पसंद उनमें से 83% एनडीए के पक्ष में गए थे, और यादव करीब 12-13% हैं, और वो क्लियरली एक स्वीप था फॉर महागठबंधन। अब और अपर कास्ट आप देख ही रहे हैं, नीचे वो लाइन आपको दिखाई दे रही है, वो भी आपको हमने बता दिया है। अब हम आ रहे हैं और आप वेटेज देख लीजिए अदर दलित्स की और बाकियों की, और अब हम आ रहे हैं वापस उस चार्ट पर। ये रविदास, पासवान, मुसहर और अदर दलित्स। डॉक्टर बत्रा, इसमें एक संकेत मुझे लगता है कि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता था जो आपने अभी दिया। इसमें बस एक संशोधन करूंगा कि वो जो 49% की लाइन है, मैं पहले भी बोल चुका, उसमें मुस्लिम भी हैं। करेक्ट, उसमें मुस्लिम ओबीसी ईबीसी भी हैं। तो ये जो नॉन यादव ओबीसी हैं, अभी ये केवल हम हिंदू ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन उस 49% में मुस्लिम ओबीसी भी हैं। तो उसका एक बड़ा हिस्सा, ये जो आखिरी कॉलम है ना मुस्लिम्स, इसमें आएगा। लेकिन जो हिंदू ओबीसी आबादी है, हिंदू ईबीसी, उसमें बिल्कुल क्लियर कट एनडीए आगे हमको दिखता है। अब आते हैं दलित्स पर, और यहां मैं कह रहा था आपको कि इंटरेस्टिंग क्या है। देखिए, रविदास वोट बटा हुआ है, लेकिन लीड है एमजीबी के पास, महागठबंधन, क्योंकि रविदास कांग्रेस के साथ रहे हैं काफी समय। पासवान एलजेपी फिर बटा हुआ है, लेकिन एलजेपी के पास है, और अगर इसको एनडीए में जोड़ दो तो कंफर्टेबली अब पासवान एनडीए का हो जाएगा। मुस्तहर दलित जो हैं वो हालांकि हैं केवल 3%, लेकिन ओवरवेलमिंगली एनडीए के साथ हैं। ये जो अन्य दलित हैं संकेत, ये देखिए अब आप, अदर दलित्स, हालांकि एनडीए के पास लीड है, लेकिन एनडीए 30%, महागठबंधन 24% और अन्य 34%। ये अन्य कौन है? हाँ, एग्जैक्टली। तो ये अन्य में ऐसा था कि उस समय पर छोटी छोटी पार्टीज, इंडिपेंडेंट्स, और इनफैक्ट बीएसपी तक में चुनाव लड़ा था। बीएसपी, एमआईएम और आरएलएसपी का एक गठबंधन था पिछली बार, और मुझे लगता है ये जो 34% है, इसमें से ठीक ठाक एक वोट कैंडिडेट बेसिस पर या सिंबल बेसिस पर इन पार्टीज को गया होगा। तो आप देखिए कितना फ्रैक्चर्ड है ये वोट। दलित वोट सबसे ज्यादा फ्रैक्चर्ड है अक्रॉस ऑल। मुस्लिम्स का देखिए 76% एमजीबी, 5% एनडीए। तो मतलब मुस्लिम्स का 76% है एक तरफ, अदर ओबीसी का 58% है एक तरफ, कोयरी का 51%, कुर्मी का 81%, यादव का 83%। मतलब जो मेन क्लेमेंट है वो 88%, 81%, 58% वोट लेके जा रहे हैं। लेकिन दलित में रविदास समाज 34 वर्सेस 27, अदर दलित 24 वर्सेस 30। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो वोट है ये अप फॉर ग्रैब्स है अभी, क्योंकि ये किसी भी तरफ घूम सकता है, क्योंकि ये लास्ट मिनट में तय करता है कि मुझे किस तरफ जाना है। ऑब्वियसली उसमें अब जैसे ये जो मुसहर दलित हैं, ये आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया, वो एनडीए में इसलिए गए क्योंकि एनडीए के कुछ घटक दल हैं जो ये वोट अपनी तरफ करने में सफल रहते हैं। इसके अलावा पासवान वोट आप देखिए, वो क्योंकि 2020 की बात हो रही है, याद कीजिए चिराग पासवान अलग लड़े थे, इसी वजह से आपको एलजेपी 32% अलग दिख रही है। इस बार ऐसा नहीं होगा। तो इसमें भी अगर आप दलित्स में भी अगर डिवीजन देखें तो मुसहर और पासवान में एनडीए अपना होल्ड बनाने की इच्छुक रहेगी, बिल्कुल इसी तरीके से। ये जो रविदास और अन्य दलित
जिनका वेटेज भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब वो लास्ट लास्ट माइल जो स्विंग जिसे कहते हैं वो करने में ये दोनों कैटेगरीज आ सकती हैं। वहां आप देखिए किस तरीके से एक नेक एंड नेक 2020 में भी फाइट थी और ये चीज 2025 में भी हो सकती है। अब इसके अगला ग्राफ जो है वो इस फ्लोटिंग वोटर थ्योरी को और सब्सटैंशिएट कर देगा, क्योंकि वो बताएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे 19 के बनिस्पत एक बहुत बड़ा दलित वोट का चंक एनडीए से छिटक कर इंडिया के पास आया। और ये जो अभी आपने कहा कि अभी ये मन बनाएंगे, ये एंड में वोट डिसाइड करेंगे या अभी कर रहे हैं, ये इससे एकदम फिट बैठता है। इस टेबल को अगर हम देखें, ये 24 का लोकसभा का टेबल है। आप देखिए कि तकरीबन हर कैटेगरी में एनडीए ने वोट लूज किया है, एक्सेप्ट यादव और मुस्लिम। थोड़ा थोड़ा उठाया है, थोड़ा यादव वोट, थोड़ा मुस्लिम वोट। अपर कास्ट में 15% पॉइंट खोया है, कुर्मी कोयरी में 12 परसेंटेज पॉइंट खोया है, अदर ओबीसी में 21 परसेंटेज पॉइंट खोया है, दुसाद पासवान जिसको कहते हैं 19 परसेंटेज पॉइंट खोया है, अदर एससी में 18 परसेंटेज पॉइंट खोया है। बड़ी स्टोरी संकेत यह है कि इंडिया ने गेन किया है सबसे ज्यादा दलित कैटेगरीज में। पासवान में प्लस 28 परसेंटेज पॉइंट, अदर एससी में प्लस 38 परसेंटेज पॉइंट। हालांकि है अभी भी वो एनडीए के साथ मेजॉरिटी में दलित समाज, लेकिन जो स्विंग है उस स्विंग ने इस स्थिति में ले आया इंडिया अलायंस को कि वो 1 सीट से बढ़कर 8 सीटों पर पहुंच गई। वेरी इंटरेस्टिंग। और आप देखिए चाहे यूपी हो चाहे बिहार, यूपी में तो हम लोगों ने देखा कि वो सीटों में भी तब्दील हो गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन बिहार में वो शायद उतना सीटें गेन नहीं कर पाए। लेकिन आपको इन आंकड़ों में स्टार्टिंग पॉइंट बहुत बड़ा था सर, स्टार्टिंग गैप बहुत बड़ा था संकेत, इस वजह से करेक्ट। लेकिन मेरा ये कहना है, ये जो संविधान बदल देंगे और संविधान 400 पार आए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण मिटा देंगे, ये सारा नैरेटिव बिहार में भी पहुंचा होगा संभवतः, क्योंकि यूपी वाला हाल आपको यहाँ कम से कम संख्या में दिखाई दे रहा है, बट इट वाज नॉट एबल टू मेक इनफ डिफरेंस। अब फिर संविधान की बात हो रही, अभी फिर आप देखिए आरएसएस और बीजेपी की संविधान की बात हो रही है। तो क्या ये एक वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर इंडिया गठबंधन दोबारा बिहार में वो संदेश लेकर के शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के बीच में जा सकता है इस पर कैपिटलाइज करने के लिए? हाँ, पहली बात, अनलाइक यूपी ना, बिहार में बीजेपी के पास दलित अलायंस पार्टनर्स थे, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो जेडीयू का एक दलित टच हो, जो यूपी में नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। मुझे लगता है फिर भी इंडिया को क्रेडिट नहीं मिलता बिहार के लिए, मुझे लगता है मिलना चाहिए। बट आपने सही कहा, क्योंकि जो अचीवमेंट थी यूपी की वो इतनी बड़ी थी कि बिहार की अचीवमेंट हमें छोटी लगती है इंडिया अलायंस के लिए, बट नॉनदलेस ये अचीवमेंट है। अब आप कह रहे हैं कि क्या ये बनेगा ये संविधान? मुझे लगता है कि इस चुनाव में संविधान लाना इज नॉट वेरी रेलेवेंट। हमने हरियाणा में देखा, झारखंड में देखा, संविधान का मुद्दा लोकसभा का मुद्दा था, लोग ये बात समझते हैं। महाराष्ट्र में भी नहीं चला ना। तो जब विधानसभा में मोर ब्रेड एंड बटर इश्यूज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अब अगर आप संविधान के मुद्दे पर दलित या ईबीसी के साथ जुड़े हैं, और अभी इस शो में हमने ईबीसी की बात नहीं करी, हम ये नहीं कह रहे कि ईबीसी स्विंग फैक्टर नहीं हो सकते, ईबीसी भी स्विंग की है, लेकिन आज हमारा फोकस दलित पर है। करेक्ट। तो कमिंग बैक कि आपने दलितों के साथ खड़े होकर, ईबी से खड़े होकर आपने संविधान की बात की लोकसभा में, वो एक रेलेवेंट इशू था। आज रेलेवेंट इशू स्टेट इलेक्शन में संविधान नहीं है, वो है कि आप इन समाजों के लिए आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, नौकरियां, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, किसानी की सुरक्षा, ये सब कैसे मुहैया कराएंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फोकस चाहे आपका उसी ग्रुप पर रहे, लेकिन मुद्दे बदल जाने चाहिए। नाउ इट शुड बी मोर ब्रेड एंड बटर इश्यूज। लोकसभा में हाई लेवल इशू चल जाता है, लेकिन विधानसभा में ब्रेड एंड बटर इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कई लोगों से सुना है सबसे मुश्किल चुनाव जीतना होता है प्रधानी का, क्योंकि लोग आपसे मुद्दों पर बात करते हैं कि खंजे का क्या कीजिएगा, कूप का क्या कीजिएगा, कुएं का क्या कीजिएगा। लोकसभा में आप बात करेंगे, बोलिए भारत माता की जय, चलिए वोट पड़ गया जाके। ये फर्क है ना साइकोलॉजी में।
करेक्ट। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हालांकि जो डायरेक्शन है वो वही होगी, दैट वी आर चैंपियनिंग द कॉज ऑफ ओबीसीज, ईबीसीज, एससी, एसटी, लेकिन पर वो मुद्दा कोई और ढूंढा जाएगा। मुद्दे बदल जाने चाहिए, और अगर नहीं हम्म, बदलेंगे तो फिर वही होगा जनाब जो पिछले साल होता आया है विधानसभा आफ्टर विधानसभा। बिल्कुल। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं चेंज हाँ, 2024 में, जो आप देख रहे हैं ये चेंज, उसमें बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि एक कॉन्स्टिट्युएंसी में, दलित्स में, शेड्यूल्ड कास्ट में इंडिया गठबंधन को गेन हुआ, लीड नहीं कह रहा हूं मैं, गेन, एग्जैक्ट, वेरी गुड, यस। और वो गेन आप उसको और आगे बिल्डअप कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा संख्या एनडीए के पास थी, या हरियाणा में देखिए, हरियाणा में रिवर्स हो गया था, हरियाणा में जो गेन करा था इन्होंने वो रिवर्स हो गया, खो दिया। करेक्ट। 4 ही महीने में खो दिया। यहां पर अभी फिर भी समय है, लेकिन देखिए हरियाणा और बिहार एक नहीं है, बिहार की डायनामिक्स अलग है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के जो दल हैं वो एकदम ही डाउन इन द डंप्स हैं, मजबूत खिलाड़ी हैं। तो इस वोट बैंक में किस तरीके से क्या रणनीति बनती है, और ऐसे में मैं फिर वापस आता हूं, ऐसे में पैर के पास बी आर अम्बेडकर की फोटो दिख जाना, उसका मुद्दा बन जाना, लालू प्रसाद यादव के पैर के पास होना, ये सारी चीजें क्या साइकोलॉजिकली मैटर करेंगी, या फिर ये इस पूरी गणित को पलटने का प्रयास विपक्ष शुरू कर देगा? संकेत, फॉर गुड और फॉर वर्स, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। हम न्यूज साइकिल टू न्यूज साइकिल चलते हैं, तो ये अब हो गया, अब कल कुछ और हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा, तो बदल जाएगा। बट क्या नहीं बदलेगा कि इस समय दोनों ही तरफ बहुत एक अच्छा, इसमें एक खिलाड़ी का मैंने जिक्र नहीं किया, और हम, मुझे लगता है वी आर ऑल वेरी गिल्टी ऑफ इग्नोरिंग दैट फैक्टर, लेफ्ट। 2020 के बाद जो लेफ्ट जुड़ा है ना महागठबंधन में, उसका स्ट्राइक रेट और उसका मोबिलाइजेशन बहुत जबरदस्त रहा है अपने इलाकों में। भाकपा माले खास तौर से, और इधर इंडिया अलायंस की तरफ से लेफ्ट और कांग्रेस, और उधर, और ये हमने अगली स्लाइड में बताया भी है कि एनडीए की तरफ से जेडीयू, एलजेपी और हम, ये क्लेमेंट्स हैं दलित वोट के। मैं ये नहीं कह रहा कि आरजेडी बीजेपी दलित वोट नहीं लेकर आएंगे, बट मैं कह रहा हूं कि जो दलित टच है, अभी तो देखिए वो सोशलिज्म और जो सेक्युलरिज्म का जो पूरा आ गया स्टेटमेंट, उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कास्ट कैलकुलेशन, उन्होंने कास्ट सेंसस से जो बनाने की कोशिश की थी, अब सोशलिज्म सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर हो सकता है वो विपक्ष उसको अंडू करने की कोशिश करे। यही तो मैं कह रहा हूं, संविधान आ गया ना भाई। देखिए ऐसा है कि ये 2024 के चुनाव में डॉक्टर बत्रा क्या हुआ, बेसिकली संविधान बदल देंगे, यही बात हुई। ये जो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म हटाने की बात है, वो भी टेक्निकली संविधान परिवर्तन के दृष्टिकोण से ही, और उसका एक कास्ट एंगल भी है। कैसे? करेक्ट। राहुल गांधी ने जो बयान दिया जिसमें उन्होंने बोला कि इनको संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए, अब ये कास्ट एंगल है टू कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट। और जब जाति एक मुद्दा बन जाता है, तो फिर वो चाहे लोकल इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो, उसमें आइडेंटिटी पर खेलना, ये राजनेताओं ने ही तो सीखा है। आइडेंटिटी प्ले यहां पर आ जाएगा। इसमें मैं आपसे अग्री करते हुए मेरा बस ये मानना है कि कंपीटिंग नैरेटिव इसमें क्या होगा। मैं अगर इंडिया गठबंधन हूं, मैं जाके बोलूंगा कि संविधान बदल देंगे, आप हमको वोट दीजिए, वो बोलेगा आप सही कह रहे हैं। सामने से एनडीए वाला आएगा, बोलेगा संविधान बदलेंगे अब अगले लोकसभा चुनाव में, अभी हम आपको नौकरियां दे रहे हैं। तो वो वोटर भी बोलेगा हाँ अभी नौकरी ले लेते हैं, संविधान बदलने की जब बात आएगी तब राहुल गांधी को वोट कर देंगे 2029 में। तो आपको, हालांकि आपकी फाउंडेशन वो हो सकती है, लेकिन बिल्डिंग वो नहीं खड़ी करेगा। बिल्डिंग खड़ी करने के लिए आपको वही मुद्दे लाने होंगे जो विपक्ष लाने वाला है, मतलब आपका विपक्ष, मतलब इस केस में इंडिया अलायंस के लिए एनडीए और एनडीए के लिए इंडिया अलायंस। तो मेरा ये मानना है कि एक तरफ कांग्रेस और लेफ्ट, और अगर आप मुकेश सहनी की पार्टी को देखें तो क्योंकि वो ईबीसी लाते हैं, तो ईबीसी और दलित की एफिनिटी एक रहती है। दलित की एफिनिटी लैंडेड ओबीसी के साथ नहीं रहती, लेकिन ईबीसी के साथ रहती है, क्योंकि वो दोनों ही बॉटम ऑफ द पिरामिड है। करेक्ट।
और एक तरफ एनडीए में, क्योंकि जेडीयू का एक लेगेसी रहा है, हालांकि जेडीयू सबसे कमजोर कड़ी रहेगी एनडीए की इस बार, एलजेपी का पासवान वोट और मांझी समाज का जो मुसैर वोट है वो हम के पास है। तो ये दोनों तरफ से जो कश्मकश चल रही है, और इसमें एक एक्स फैक्टर प्रशांत किशोर, तो ये जो कश्मकश है ना, इसमें जो मंथन होगा उससे जो अंत में दलित वोट का डिसीजन होगा। इसीलिए फिर से तीसरी बार आपके चैनल पे बोलूंगा, डी फॉर दलित, डी फॉर डिसाइसिव। बहुत खूब। चलिए अब देखते हैं, और बिहार का चुनाव क्योंकि आने वाला है तो लगातार अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हम लोग बात भी करेंगे, और पाठशाला से अच्छा कोई माध्यम और मंच हो भी नहीं सकता। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दर्शकों आपका भी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।